हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 17 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 18 है। इसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किस प्रकार की पॉलिसी अपनाती है। साथ ही अगले पार्ट में हम देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा कौन सी पॉलिसी अपनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करते हैं। हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में ये देखा था कि सकारात्मक क्या इम्पैक्ट पड़ता है और नकारात्मक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। क्लियर? तो आपने उम्मीद है प्रीवियस सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। आज हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाता है। तो कई बार आपसे यूपीएससी बिल्कुल साधारण से साधारण प्रश्न पूछ लेती है और पूछा भी है कि मुद्रास्फीति को भारत में कौन नियंत्रित करता है। क्या केवल आरबीआई नियंत्रित करती है या केवल भारत सरकार नियंत्रित करती है या फिर दोनों। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों संस्थाएं भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती हैं। क्लियर? साथ ही आपसे कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है अपडेट होकर कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसका नियंत्रण होता है राजकोषीय नीति के जरिए, मौद्रिक नीति के जरिए या राजकोषीय व मौद्रिक दोनों। तो आप समझ गए, वही प्रश्न है, वही लैंग्वेज है, बस उसे बदल दिया गया। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो इन्फ्लेशन है उसे दो लोग कंट्रोल करते हैं, आरबीआई और भारत सरकार। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा किस प्रकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, अर्थात आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है वो क्या है। समझ गए? हालांकि ऑलरेडी हमने आरबीआई की मौद्रिक नीति से संबंधित एक पार्ट का अध्ययन अपने पार्ट 2 में और पार्ट 3 में कर लिया था, लेकिन आज हम यहाँ पे उसी का जो दूसरा एक पार्ट है, आप कह सकते हो जैसे हमने वहाँ पे मात्रात्मक टूल्स पढ़े थे, सीआरआर, एसएलआर, आरआर, ट्रिपल आर, वही चीज़ यहाँ पर हम गुणात्मक का अध्ययन करेंगे। समझ गए? तो आप समझ सकते हो कि हमने क्यों वहाँ पे केवल मात्रात्मक पढ़ाया था और यहाँ पर क्यों गुणात्मक पढ़ाएंगे, जिससे आप दोनों चीज़ों को कवर करके इस प्रश्न को अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आरबीआई के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति को पूरा करने के लिए दो तरीके अपनाती है। कौन कौन से? एक तो है मात्रात्मक टूल्स, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से दखल देना मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में। दूसरा है गुणात्मक टूल्स, जिसमें डायरेक्ट रूप से आरबीआई के द्वारा उस क्षेत्र में दखल देना ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। क्लियर? तो मात्रात्मक टूल्स कौन से थे? सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर रेपो रेट, ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, बैंक रेट और ओएमओ। क्लियर? काफ़ी बार यूपीएससी आपसे प्रीलिम में सिर्फ यही प्रश्न पूछ देती है, उपयुक्त में से मात्रात्मक टूल्स कौन से हैं। तो आप बता सकते हो कि ये सभी मात्रात्मक टूल्स हैं। क्लियर? तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो हम इनका अध्ययन यहाँ पर उतने विस्तार से नहीं करेंगे। क्लियर? और आप में से जिन्होंने इसका अध्ययन ना किया हो वो पार्ट 2 और 3 में जाकर इसका अध्ययन कर ले। हम आज जो ध्यान देंगे वो है गुणात्मक या चयनात्मक पक्ष की ओर। क्लियर? तो गुणात्मक या चयनात्मक या प्रत्यक्षता का क्या मतलब है, इसका हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार मात्रात्मक और गुणात्मक में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मात्रात्मक में हम बड़ी मात्रा में बाजार से पैसे को खींच लेते हैं या बहुत बड़ी मात्रा में हम बाजार को पैसा दे देते हैं। आपको पता है कि सीआरआर को जब कम किया जाता है तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, बैंकें ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट रेट में लोगों को देती हैं, लोग ज़्यादा परचेज करते हैं पैसा, जिससे वस्तुओं में कमी आ जाती है या बाजार में तरलता बढ़ जाती है। क्लियर? आप एक लाइन ये भी याद रखना कि सीआरआर जब कम होता है तो बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको प्रश्न दे सकता है तरलता कम हो जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी या तरलता स्थिर रहेगी या तरलता अपरिवर्तित रहेगी। तो आप बताओगे कि तरलता बढ़ जाएगी। समझ रहे? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि तरलता और सीआरआर के मध्य क्या संबंध है। क्लियर? तो अब हमने ये देख लिया मात्रात्मक से क्या संबंध होता है।
गुणात्मक में क्या होता है कि चुनिंदा जगह पर काम करना है। एक तरीके से आप ये समझो, जैसे आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी फुड़िया या कोई छोटा सा घाव हो गया है, आपको केवल उसी जगह पे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, ना कि पूरी बॉडी में। क्लियर? तो यही चीज़ आरबीआई करती है। मान लो आरबीआई को लग रहा है कि एग्रीकल्चर में महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार एग्रीकल्चर के लिए क्या करेगी आरबीआई, कि बैंकों से कह देगी कि भाई साहब आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में लोन अब कम से कम दीजिए। सरकार आरबीआई को पता चला कि रियल इस्टेट जो बिज़नेस है उसमें बैंकें ज़्यादा लोन दे रही हैं, जिस कारण उसके भाव बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई उसमें कह देगी कि भाई साहब आप इसमें लोन कम दीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से वो प्रत्यक्ष रूप से काम करती है। आप चिंतित मत हो, आगे हम काफ़ी डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे अभी। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब देखिए कि यदि आरआर, सीआरआर, एसएलआर, ट्रिपल आर, एमएसएफ, बीआर आदि को बढ़ाया जाता है तो इससे कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, अर्थात तरलता कम होती है और मुद्रा का संकुचन कहलाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको और मिला, हालांकि बाकी वर्ड आप जानते हो कि कठोर मौद्रिक नीति का क्या संबंध है, मृदु मौद्रिक नीति का क्या संबंध है, ये आप प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ चुके हो। लेकिन जो एक वर्ड है वो है मुद्रा का संकुचन। आपको अगर ये भी दे दे कि सीआरआर को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बता सकते हो कि मुद्रा का संकुचन हो जाता है। संकुचन का मतलब कि मुद्रा को बाजार से हम समेट लेते हैं या मुद्रा की बाजार में कमी कर देते हैं। क्लियर? ये संकुचन हो गया और फैलाव हो गया कि हम सीआरआर को कम कर देते तो मुद्रा का फैलाव हो जाता है। तरलता का कम होना या मुद्रा का संकुचन होना एक ही बात है। समझ रहे? तो इन शब्दावलियों से आप परिचित रहिए, क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम में इकोनॉमी के संदर्भ में शब्दावलियों के संदर्भ में हम उत्तर अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, फिर है कठोर मौद्रिक नीति तब मानी जाती है जब मुद्रास्फीति 6% से अधिक हो। आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि आरबीआई कौन सी पॉलिसी अपनाती है, +-2 किसमें, 4 में। अर्थात अगर 6% हो जाए तो कठोर, 2% हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, सस्ती मौद्रिक नीति। क्लियर? फिर आप देखें कि यदि सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बीआर, आरआर आदि को कम करें तो मृदु मौद्रिक नीति, कहने का मतलब वही प्रीवियस रिवाइज हो रहा है आपका। मुद्रास्फीति तरलता बढ़ती है, अर्थात मुद्रा का प्रसार होता है, इससे मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात महंगाई को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सीआरआर को कम करते हैं। अब हम देखते हैं गुणात्मक और चयनात्मक या प्रत्यक्ष, अर्थात इसके 3 नाम हैं कि इसको गुणात्मक भी कहते हैं, इसको चयनात्मक भी कहते हैं और इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कहते हैं। क्लियर? तो देखते हैं क्या होती है। साख नियंत्रण के ऐसे उपाय जो किसी निश्चित क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अगर ये उद्देश्यपूर्ण किए गए तो इनको हम कहते हैं कि गुणात्मक साख नियंत्रण। मतलब साख का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऋण देना। क्लियर? तो साख के नियंत्रण के लिए, मतलब मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए ऐसे उपाय जो किसी भी डायरेक्ट सेक्टर को प्रभावित करने से प्रेरित हों, तो हम कहते हैं गुणात्मक नियंत्रण है। ये उपाय तब कारगर एवं महत्वपूर्ण होता है जब देश के भीतर कुछ क्षेत्रों को अधिक एवं कुछ क्षेत्रों को कम ऋण देना हित में होता है। आप समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर को लेकर बैंकें काफ़ी अनअवेयर होती हैं, या कह सकते हो कि बैंकें कम से कम पैसा लोन के रूप में प्रोवाइड कराती हैं, बट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगर पैसे की डिमांड करते हैं तो उनको पैसा दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब पैसा कम जाएगा तो वहाँ पर चीज़ों में महंगाई आने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब किसान इनपुट्स परचेज ही नहीं कर पाएगा, इनपुट्स का क्या मतलब कि बीज के लिए, उर्वरकों के लिए या ट्रैक्टर्स या सिंचाई के लिए जो संसाधनों की प्राप्ति है वो नहीं कर पाएगा, तो उसमें ऑलरेडी महंगाई आ जाएगी। तो सरकार क्या करती है, सॉरी आरबीआई क्या करती है कि उन बैंकों के निर्देश देती है कि आप रियल इस्टेट से संबंधित लोन को कम कर दें और एग्रीकल्चर की फील्ड में लोन को बढ़ा दें। समझ गए? इसका यही मतलब होता है कि किस क्षेत्र से पैसे को कम करना है और किस क्षेत्र में पैसे को बढ़ाना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है
कि अर्थव्यवस्था के किसी एक या कुछ क्षेत्र को प्रभावित करना, देश में साख की उत्पादक एवं अनुत्पादक आवश्यकताओं में अंतर करना। अर्थात आप देखोगे कि जब इंडस्ट्री सेक्टर काफ़ी बूस्ट है, ठीक, और एग्रीकल्चर बूस्ट है नहीं, उत्पादक कौन हुआ? एग्रीकल्चर। अनुत्पादक कौन हुआ? इंडस्ट्रीज। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की? अभी उत्पादक की। तो हम अनुत्पादक में क्यों एक्स्ट्रा लोन दें? तो इस चीज़ को डिसाइड करती है आरबीआई अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से। साथ ही निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित। वही मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आरबीआई अपने यहाँ के सेक्टर्स को लोन देगी, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया लोन, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने पल्सेस को उपजाने का कार्य किया, मतलब दालों को उपजाने का कार्य किया, तो हम बाहर से फिर इंपोर्ट नहीं करेंगे। और जब दालों का उत्पादन हमारे यहाँ काफ़ी बेहतर होगा तो हम इससे क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करने लगेंगे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री को। क्लियर? तो आप ये समझ गए कि इससे क्या फ़ायदा होता है। हो सकता है आपसे इंडिपेंडेंट रूप से यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछते कि गुणात्मक साख नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, और आपको 4 ऑप्शन ऐसे ही सिंपल दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जितने उद्देश्य वगैरह हैं ये सब भारत सरकार की वेबसाइट से लिए गए हैं, तो ये शब्दावलियाँ बिल्कुल वहीं से संबंधित हैं। समझ गए? फिर देखते हैं कि लाभकारी जो क्षेत्र है उत्पादक को अधिक ऋण तथा अलाभकारी जो हैं उपभोक्ता वस्तुओं को कम ऋण देना। वही बात है कि एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज हो। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए कि इसका क्या उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि ये विधि के मापक कौन कौन से हैं, मतलब किस तरीके से मापते हैं। तो इनकी पहली विधि है गुणात्मक के अंतर्गत चयनित साख नियंत्रण। देखिए जितनी भी वर्ड अभी हमने प्रीवियस में पढ़े हैं ना, उन्हीं सारे वर्डों को अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार चयनित साख का क्या मतलब होता है, आखिरकार प्रत्यक्ष कार्यवाही से क्या मतलब होता है। तो अब उन्हीं को अध्ययन करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। क्लियर? तो क्या है ये? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। होता क्या है कि जब देश का केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही बात है, ये अनुभव करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक समान साख नियंत्रण नीति को अपनाना उचित नहीं होगा। समझ गए? एक समान साख नियंत्रण नीति का क्या मतलब? कि ऐसा नहीं कि हम एक इक्वल ऐसी पॉलिसी बना दें कि आप सभी सेक्टर्स को इसी इंटरेस्ट रेट पे ऋण प्रदान करें। क्लियर? तो आरबीआई क्या करती है? इस चीज़ को अवॉइड करती है कि नहीं हम इस चीज़ को अपना नहीं सकते, बल्कि कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति तथा अन्य क्षेत्रों में कम उदार या कठोर साख नीति उपयुक्त होगी। तो ऐसी अलग अलग व्यवस्था ही क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। समझ गए इस लाइन का मतलब? वही बातें जो मैं अभी तक आपको बताते आ रहा था कि आरबीआई क्या करती है कि कुछ सेक्टर्स में कहेगी कि आप यहाँ पे इस प्रकार की ब्याज दर को इम्प्लीमेंट करें, आप इस क्षेत्र में इस प्रकार की ब्याज को इम्प्लीमेंट करें। कारण अगर जिस सेक्टर में बूम नहीं होगा उस सेक्टर में बूम लाने की कोशिश करेगी, जो सेक्टर मंद पड़ा होगा उस सेक्टर को उस मंदी से उबारने का प्रयास करेगी। समझ गए? तो ये इसलिए अपनाती है चयनित साख नियंत्रण। आपसे इसको डिटेल में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको ऐसे नहीं याद रखना है। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुणात्मक विधि के मापक कौन से हैं, और वहाँ पर ऑप्शन में आपको देगा चयनित साख नियंत्रण, विभिन्न कटौती दरें, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो बस आपको समझना है कि हाँ विभिन्न कटौती दरों में हमने क्या पढ़ा था। तो अब वही बात है कि विभिन्न कटौती दरें क्या होती हैं? वेरियस डिस्काउंट्स रेट्स, बिल्कुल वही चीज़, दरों का मतलब ब्याज। इस विधि के अंतर्गत देश का केंद्रीय बैंक, जब भी मैं केंद्रीय बैंक बोलूं तो आप समझ जाइए कि मैं हमेशा किसकी बात कर रहा हूं? मैं हमेशा आरबीआई की ही बात कर रहा हूं। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। जब देश का केंद्रीय बैंक भिन्न भिन्न प्रकार के विनिमय विपत्रों, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्रों का मतलब जो लेन देन से संबंधित जो पैसा होता है, जो बिल्स होते हैं के एक्सचेंज के लिए विभिन्न या अलग अलग कटौती दर निर्धारित करता है। इससे अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को तो सुगम एवं सस्ता साख उपलब्ध हो जाता है,
जबकि अन्य क्षेत्रों को कठिन शर्तों पर महंगा साख उपलब्ध होता है। मतलब इस पूरे पैरा का क्या है, जैसे आप अगर होम लोन परचेज करें तो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। आप अगर इंडस्ट्री के लिए लोन की डिमांड करते हो तो सर्वे होगा और भी सारी चीज़ें होंगी कि हाँ आप डिफ़ाल्टर तो नहीं हो। हालांकि होम लोन में भी ऐसा ही होता है, सर्वे होता है, बट उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरबीआई को नहीं, उन बैंकों को पता होता है कि आप मेरे से 5 लाख या 10 लाख रुपए का होम लोन लोगे, लेकिन आप फैक्ट्री लगाने के लिए 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे लोगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कागजी कार्रवाई, काफ़ी ज़्यादा जांच वगैरह ये सारी चीज़ें होती। तो आरबीआई क्या कर सकती है, उन पर अपनी तरफ से शर्तों को इम्पोज कर सकती है कि आप इनसे ये एक्स्ट्रा शर्तें और लें, आप इनसे इस प्रकार की वस्तु की गिरवी करवाएं। आप हमेशा देखना इस समय न्यूज़पेपर्स में आपको नीलामी से संबंधित वस्तुओं के काफ़ी ज़्यादा घटनाएं आ रही हैं कि फला बैंक इस सेक्टर को नीलामी कर रही है, फला बैंक इनकी संपत्ति की कुर्की कर रही। क्यों? इसी चीज़ को लेकर कि उन्होंने उस समय लोन तो ले लिया था बट पैसे नहीं चुकाए थे सही से। क्लियर? फिर आप देखिए क्या है कि यदि कृषि क्षेत्र को एग्जाम्पल के रूप में, यदि कृषि क्षेत्र को विकास के लिए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन देना हो तो कृषि विपत्रों तथा कृषि निर्यात विपत्रों के लिए कम कटौती दरें निश्चित की जाती हैं। मतलब कि जैसे अगर इन्हें एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है तो होता क्या है कि कई बार एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पर या जिस चीज़ के लिए इनको लोन चाहिए होता है उस पर सरकार टैक्स काफ़ी इम्पोज कर देती है कि अगर आप एग्रीकल्चर में पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको 9% के हिसाब से दर से ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर में कोई इनपुट्स परचेज करना चाहते हो तो 11% की दर से देना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई जो 9 और 11 का जो डिफरेंस है इसको कम कर देगी। आरबीआई कहेगी 9% इसमें भी आप दे दीजिए और 9 उसमें भी दे दीजिए। अब सोचो अगर इनपुट्स पे 2% की इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में बूस्ट आएगा कि नहीं आएगा? जो उत्पादन की लागत है वो कम होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। और जब उत्पादन की लागत कम हो जाएगी तो हम अपने कृषि के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर निर्यात कर सकते हैं। समझ गए? तो इससे कृषि के क्षेत्र में बूस्ट आ जाएगा और ये हर एक सेक्टर के लिए है। आप केवल यही मत समझिए कि एग्रीकल्चर में ही क्या इतनी समस्याएं हैं। एग्रीकल्चर तो बस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में बैंकें लोन देती नहीं है। समझ गए? वो इस इंडस्ट्री के लिए दे सकती हैं बट एग्रीकल्चर में काफ़ी आनाकानी करती हैं। क्लियर? फिर देखते हैं नगद कोषों में रियायत। नगद कोषों में रियायत का क्या मतलब? इस उपाय के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में निवेश करने वाले बैंकों को एक निश्चित राशि तक नगद कोष रखने की छूट दी जाती है। परिणाम स्वरूप इन विशेष क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई बैंक है, ठीक, उसको किसी सेक्टर में पैसे लोन के रूप में देने होते हैं तो आरबीआई क्या कहेगी कि आप उस सेक्टर में चाहे जितना भी लोन दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने पास इतना पैसा स्टॉक में रखोगे ही। क्लियर? अर्थात किस लिए कि अगर आपको एग्रीकल्चर में या किसी अदर सेक्टर में देना पड़े तो आप ये आनाकानी मत करना कि भाई साहब हमारे पास पैसा तो है ही नहीं। समझ गए? तो आरबीआई इसमें एक ये कर देती कभी कभी, जब सरकार आरबीआई को लगता है कि नहीं देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो आरबीआई इस नगद रियायत में छूट दे देगी कि ठीक है आप जिस सेक्टर में दे रहे हो दो, लेकिन इसमें थोड़ा सा रुपया रखना जरूर। पहले अगर आरबीआई कह दे रही कि 1,000 रखना, अब कह देगी कि आप 800 रुपये कम से कम रखना, अर्थात 200 रुपये की रियायत दे दी। उसी चीज़ की यहाँ पे बात की गई है कि नगद कोष रखने की छूट दी जाती है। समझ गए? अगला पॉइंट है हमारा पूर्वानुमति द्वारा ऋण। वही बात कि कई बार क्या होता है कि बैंकें अपने मन से किसी भी सेक्टर्स में लोन देती रहती हैं तो आरबीआई को लगता है कि आप अगर अपनी मनमर्जी चलाते रहोगे तो ऐसे तो मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी। तो उसने क्या किया कि बैंकों से कह दिया भाई साहब अब आप किसी को अगर लोन दोगे ना तो हमसे पूछ कर देना। किसी को लोन देने का मतलब किसी भी सेक्टर में लोन देने को। और अगर कोई व्यक्ति बैंकें अगर बता देंगी कि हाँ भाई हम इस सेक्टर में लोन देने जा रहे हैं तो आरबीआई पूरे सिचुएशन को टैकल करते हुए ये बताएगी ठीक है आप दे दो। समझ गए? इसका बस यही मतलब है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है।
कभी कभी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में साख विस्तार को सीमित करने के उद्देश्य से व्यापारिक बैंकों पर यह नियंत्रण लगा देता है कि एक व्यापारिक बैंक मतलब वही वाणिज्यिक बैंक है, ध्यान रखना, ठीक। लगा देता है कि एक निश्चित राशि से अधिक मात्रा में ऋण देने पर उसकी केंद्रीय बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा कि बैंकें कई बार विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे देती हैं, तो इस चीज़ की उनके पास अनुमति नहीं होती आरबीआई के पास। अभी आपने जब केस सुना होगा यस बैंक को लेकर घोटाले को, तो उसमें आरबीआई ने क्या कहा, यही तो स्टेटमेंट दी थी आरबीआई के गवर्नर ने कि शशिकांत दास ने, कि हमें ये पता ही नहीं है कि यस बैंक ने इन सेक्टर्स में लोन क्यों दिया। तो उस पर आरबीआई पे सवाल उठने लगे कि भाई साहब, आपके पास तो राइट होता है कि आप उससे ये कहो कि आप हमसे पूर्वानुमति के द्वारा ऋण दीजिए। समझ गए? तो ये चीज़ें आप देखते हो, इसीलिए कहते हैं जब आप न्यूज़ पढ़ो तो उन घटनाओं को और उन स्टेटमेंट को कंसीडर करने का प्रयास किया करें। फिर है, ऐसी दशा में केंद्रीय बैंक ऋण की आवश्यकता एवं साख विस्तार के प्रभाव को ध्यान में रखकर निश्चित सीमा से अधिक की राशि को निर्धारित करती है। क्लियर? ये बिल्कुल वही बात है। फिर आती है ऋणों पर प्रतिबंध। कई बार क्या होता है कि बैंकें मानती ही नहीं है, वो चोरी छिपकर ऋण देने की बात करती हैं। हो सकता है आपको होम लोन का नाम दें और आपको गाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने वो ऋण दे दिया और आपसे कह दिया बैंक मैनेजर ने, आप हमें कोई टूटा फूटा अपना पुराना मकान दिखा देना, हम अपना बैंक में एक कर देंगे। तो आरबीआई क्या करती, इस चीज़ पे काफ़ी सख्ती से पेश आती है और वो कुछ वस्तुओं की प्रतिभूतियों एवं उपलब्ध साख की सुविधा के आधार पर रोक लगा देती है। तो क्या होता है, ऐसे ऋणों पर अपने आप प्रतिबंध लग जाता है। इसका क्या मतलब होता क्या, जब कोई व्यक्ति होम लोन लेगा तो क्या करेगा, अपनी उस घर के कागज को ही तो गिरवी रखेगा बैंकों के पास। तो आरबीआई क्या कर देती है कि आप किसी से किसी की घर की परिसंपत्ति के कागज को या प्रतिभूति को नहीं अपने पास लोगे। जब आप ऐसी प्रतिभूति लोगे ही नहीं तो आप होम लोन के नाम पर किसी अन्य सेक्टर के लिए लोन दे ही नहीं सकते हो। समझ गए? तो ऐसे कंट्रोल करती, सीधा सा मतलब है कि आरबीआई वो सारे हथकंडे अपनाती है जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। एग्जाम्पल देख सकते हो कि देश में खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकें या व्यापारिक बैंकों को आदेश दिया जा सकता है कि वे अनाज संग्रह हेतु व्यापारियों को ऋण न दें। समझ गए? जैसे जब एग्रीकल्चर की फील्ड्स में या जो फूड्स की जो कमोडिटीज़ हैं उनमें जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो काफ़ी बार कई सारे व्यापारी या सटोरिये वो क्या करते हैं, अनाज को रिजर्व रखने के लिए या अनाज की ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो बैंकों से लोन लेते हैं ताकि वो फूड जो संग्रह हैं या अन्नागार जो बनाने उनको बना सकें और काफ़ी मुनाफा कमा लें। तो इस चीज़ के लिए आरबीआई उन पर रोक लगा देती है बैंकों पे। फिर आता है उपभोक्ता साख का नियमन। उपभोक्ता साख का नियमन मतलब कि जो पर्सन लोन ले रहा है वो किस चीज़ के लिए ले रहा है लोन। समझ गए? तो उसका नियमन किया जाता है। मतलब कि इस प्रकार के साख का नियमन का आशय टिकाऊ व मूल्यवान वस्तुओं की खरीद हेतु दिए जाने वाले साख नियंत्रण से है। वर्तमान में कई देशों में मोटर कार, टेलीविज़न, मोटरसाइकिल, फ्रिज आदि टिकाऊ वस्तुएं उधार या किस्तों के आधार पर बेची जाती हैं। जैसे आप देखोगे ना, मोटरसाइकिल आपको लेनी है हार्ले डेविडसन जो अमेरिका से आती है, आपको टेलीविज़न कोई लेनी है, आपको कोई फ्रिज परचेज करनी है, तो इन चीज़ों के आधार पर आरबीआई डिसाइड करती है कि हाँ इसमें आपको देना है लोन कि इसमें नहीं देना है। फिर आता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के दिनों में उपभोक्ता साख का संकुचन किया जाता है। वही बात, जब महंगाई ज़्यादा होती है तो आरबीआई क्या करती है कि इन फील्ड्स में लोन कम से कम दिया जाए, इस बात को इंश्योर करती है। और जब मंदी के दिन आते हैं तो इनका विस्तार किया जाता है। आप देख रहे होंगे आजकल आपके फ़ोन्स में काफ़ी सारे मैसेज आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, डेबिट कार्ड बनवा लीजिए, लोन ले लीजिए, गाड़ी परचेज कर लीजिए, केवल इतनी आसान किस्तों में आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से गाड़ी परचेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस समय मंदी चल रही थी। समझ गए? तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, आप अपनी इस पॉलिसी को आसान बना लो। फिर आता है, इस उपाय के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा उपभोक्ता साख पर कुछ नियंत्रण लगा दिए जाते हैं। इसमें साख की कुल राशि या मात्रा का निर्धारण, किस्तों की संख्या और भुगतान की अवधि का निर्धारण आदि उपाय मुख्य रूप से किए जाते हैं। वही बातें जो मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार नियंत्रित की जाती हैं। आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस ये कि हाँ बेसिक बस पता हो कि अच्छा उपभोक्ता साख का नियमन होता है।
फिर है आयात पूर्व जमा। आयात पूर्व जमा का मतलब कि आपको किसी दूसरे देश से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, ठीक है। मान लो हार्ले डेविडसन बाइक इंपोर्ट करनी है, हालांकि अब हार्ले डेविडसन की फैक्ट्री इंडिया में बंद हो गई है, बस नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रही थी इशूज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड से। आयात पूर्व जमा में क्या होगा कि आप जिस भी प्रोडक्ट को आयात करना चाहते हो और इंडिया में बेचना चाहते हो, तो आरबीआई क्या कहेगी, इसकी आप हमें एक सिक्योरिटी के रूप में पैसा दे दो, यानी कि उसके बारे में अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई देश की गवर्नमेंट को तो हम उस पैसे से रिकवर कर लेंगे। क्लियर। तो यही चीज़ की गई कि साख नियंत्रण का यह उपाय देश में आयात को कम करने या हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस उपाय के अंतर्गत आयातकर्ता को आयात लाइसेंस देते हैं, साथ ही आयात मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। बस आपको सिंपल सा पता है। फिर है साख के विस्तार की दशा में इस आयात के लिए जमा राशि में कमी कर दी जाती है, जिससे आयात में वृद्धि होती है। इसके विपरीत साख संकुचन करने के लिए केंद्रीय बैंक जमा राशि में वृद्धि कर देते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमें साख का विस्तार करना है ठीक, तो हम क्या करते हैं, आयात की जो जमा राशि है उसमें कमी कर देंगे, सिंपल सी बात है। और जब हमें इसमें वृद्धि करनी हो तो हम इसका संकुचन कर देंगे। अब आप संकुचन वर्ड से समझ गए कि इसको दाबित करना या इसमें कमी करना। क्लियर। फिर हमारा आता है ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन का क्या मतलब, इसका मतलब है कि कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए जो दी जाने वाली साख की राशि है उसको नियंत्रित कर दिया जाता है। मतलब जैसे कई बार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए साख दिया जाता है, साख का मतलब ऋण होता है, ठीक। तो जब वो ऋण दिया जाता है तो जमानत के तौर पर काफ़ी सारे कागज़ मांगे जाते हैं, खेत के कागज़ मांगे जाएंगे, आपकी पीछे की हिस्ट्री क्या है, बैंक को संदर्भ, काफ़ी सारे कागजी कार्रवाई होती हैं। सरकार क्या कर आरबीआई क्या करेगी इस दिशा में, अगर उसको इसमें चेंजेस लाने हैं तो कह देगी कि भाई साहब आप इतने कागज़ मत दो, केवल एक यही कागज़ दे दो, इससे काम चल जाएगा। जैसे आप जब प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके पहले जब बैंकों में अकाउंट ओपन कराते थे तो आपका जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन नहीं हो पाता था। बट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की ताकि वित्तीय समावेशन को इंक्रीज किया जा सके, तो आपका जीरो अकाउंट में बैलेंस ओपन होने लगा। और पहले बैंकों का जो प्रभुत्व था कस्टमर्स के ऊपर वो कम हो गया, अब कस्टमर्स का प्रभुत्व हो गया बैंकों पर। क्लियर। फिर आप देखिए कि प्रायः बैंक उपयुक्त जमानत सिक्योरिटी के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। बैंक जमानत के रूप में रखे गए माल की वर्तमान कीमत से कुछ कम राशि का ऋण देते हैं। जितनी कम राशि का ऋण दिया जाता है उसे सीमांत आवश्यकता कहते हैं। अर्थात ये भी आप कह सकते हो कि कई बार क्या होती है कि आपने मान लीजिए होम लोन लिया है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी का जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट का मतलब जो गवर्नमेंट का प्राइस है, तो वो प्राइस आप मान लीजिए 50 लाख रुपए है आपकी उस प्रॉपर्टी का। क्लियर। सरकार ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, आप गए बैंक के पास कि भाई साहब हमें 60 लाख का लोन चाहिए। बैंकों ने देखा हाँ आपकी प्रॉपर्टी तो 50 लाख की है और आप 60 लाख का मांग रहे हो। बैंकों ने कहा भाई साहब हम आपको 30 लाख का लोन देंगे। क्यों? बैंकों को लगा कि अगर आपका पैसा डूब जाएगा तो हम कुर्की करके या नीलामी करके आपकी संपत्ति को बेचकर अपने 30 लाख तो कम से कम वसूल ही लेंगे। समझ गए। तो 50 लाख की एवज में आपको 30 लाख रुपए देना ये सीमांत आवश्यकता को दर्शाता है। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए। फिर आता है साख का समभाजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों की साख निर्माण क्षमता को सीमित करने के लिए साख का समभाजन भी कर सकता है। मतलब कि अंतिम ऋणदाता कौन है, आप देखते हो केंद्रीय बैंक, वो क्या करेगा, जो बैंकें होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सबके लिए अलग अलग नियम बना सकता है कि आप इस सेक्टर्स में लोन दोगे, आपको इस सेक्टर्स में लोन देना है, आप इस फील्ड में लोन नहीं दे सकते हो। जैसे आप देखोगे ना कि नाबार्ड का कार्य अलग है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य अलग है, जो लघु बैंकें होती हैं उनका कार्य अलग होता है, और जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उनका लोन देने का एरिया अपना अलग होता है। जो कई विधियों या उपायों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे किसी बैंक या कुछ बैंकों की पुनर्कटौती या रीडिस्काउंटिंग की सुविधा को समाप्त कर देना, अथवा बैंकों के लिए साख के अभ्यंश क्वेटा को निश्चित कर देना। मतलब क्या हुआ इसका
कि जैसे कुछ बैंकें पैसा रखती है ना आरबीआई के पास जमा के रूप में, तो ये निश्चित कर दिया जाएगा कि आपको इतना पैसा रखना ही रखना है। अगर वो लोन के रूप में ऊट पटांग ढंग से पैसे को दे रही हैं तो आरबीआई नियंत्रित कर सकती कि आप इतना पैसा हमारे पास रखिए। और जब बैंक के पैसा अब इतना उसके पास रखने लगेंगे तो क्या होगा, वो उस फील्ड में ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। क्लियर। फिर है विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमा अथवा कोटा निश्चित कर देना। वही बात कि आप इस फील्ड में ही इतना लोन दे सकते हो। फिर आता है अंततः केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो पुनर्कटौती को लागू या बहाल कर दिया जाता है तथा विभिन्न व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमा में वृद्धि कर दी जाती है। अगर उसे ऋण का विस्तार करना है, देखो जब ऋण का कटौती करना होगा तो कंट्रोल करेगा और जब विस्तार करना होगा तो उन्हें छूट देगा। सिंपल सी बात है, वही फार्मूले आपको शुरू से याद रखने हैं। इसके विपरीत साख संकुचन के लिए पुनर्कटौती की सुविधा को समाप्त कर देना या ऋणों की सीमा को कम कर दिया जाता है। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर भी अगर कोई बैंक नहीं मानती है तो आप देखोगे कि आरबीआई क्या करती है, आरबीआई उसके लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई फिर कर देती है। क्लियर। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या होती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिए क्या करती है बैंक, जैसे केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण संबंधी किए गए उपायों के लिए अगर उसने देखा कि जो उसने निर्देश दिए हैं और बैंकें उसका पालन नहीं कर रही या उसके बिल्कुल विरुद्ध जा रही हैं, तो सीधे उन पे कार्रवाई करेगी। और सीधे कार्रवाई के अंतर्गत क्या कर सकती है कि जो उनको पुनर्कटौती की सुविधा दी गई है उसे वो बंद कर देगी। फिर क्या करेगी, जो पुनर्कटौती की सुविधा के संदर्भ में जो शर्तें काफ़ी रियायत वाली थीं उनको बढ़ा देगी। कह देगी कि अब आप ऋण ही नहीं दे सकते हो, या फिर उन बैंकों का विलय कर देगी और या फिर बैंकों पर मौद्रिक दंड भी लगा सकती है। वही बात है ना कि जब आप बड़े लोगों की बात नहीं मानते हो तो आपके ऊपर कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो वही चीज़ है, पुनर्कटौती का मतलब क्या होता है कि रियायत कम करना। रियायत कम करने का क्या मतलब, रियायत कम करने का मतलब ये है कि आप देखोगे कि जैसे आप कहीं जाते हो किसी शॉप में, मान लीजिए आप बुक स्टॉल में जाते हो और अदर भी कस्टमर वहाँ पे जाते हैं, तो होता क्या है, अगर वो बुक स्टॉल वाला आपको अच्छे से जानता है, आपके बिहेवियर को समझता है, तो आपको अन्य की अपेक्षा उस बुक पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देगा। समझ गए। तो वही चीज़ें हैं। और आप अगर उपद्रवी उद्दंड टाइप के पर्सन हैं तो फिर आपको नहीं देगा। फिर आता है प्रचार। आरबीआई काफ़ी एडवर्टाइज करती है, जैसे वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए विज्ञापन तथा प्रचार का भी सहारा लेती है कि इस चीज़ पे इतना कम लोन पे हम आपको होम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इस बैंक से अगर ये लेंगे जाके तो हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये नियमित रूप से देश में मुद्रा बाजार की स्थिति, बैंकिंग व साख संबंधी समस्याओं, उद्योग व्यापार एवं व्यवसाय, विदेशी व्यापार आदि के संबंध में अपनी मासिक या वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में आवश्यक आंकड़े एवं विवरण प्रकाशित करती है। अर्थात आरबीआई पूरी तरह से बताती कि हमने अब जैसे बजट होता है ना आम सरकार का, उसी तरीके से आरबीआई बताती कि हमने कौन कौन से प्रोविज़न किए, किन किन बैंकों पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए, कौन कौन बैंकें अच्छा वर्क कर रही हैं, किन को पुरस्कार देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन आरबीआई करती है। फिर आता है कि इसके अतिरिक्त देश के केंद्रीय बैंक के अधिकारीगण पत्रकार सम्मेलन व बैंकों की विचार गोष्ठी आदि में बैंकों की मुद्रा व साख नीति पर प्रकाश डालते हैं। काफ़ी सारे स्कॉलर्स को बुलाकर, साथ ही मीडिया को बुलाकर इस बात पर जानकारी दी जाती है कि इस समय आरबीआई जो वर्क कर रही है वो कैसा कर रही। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब काफ़ी सारी बैंकों में घोटाला देखने को मिला, जैसे पंजाब पीएलएफएस में, तो क्या हुआ, आरबीआई को सामने आकर कहना पड़ा कि देश की जनता से कि आप चिंतित मत हो, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आरबीआई ही तो ट्रस्ट लाइक संस्था है। समझ गए। फिर है आधुनिक समय में प्रचार की विधि द्वारा अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्थात जब हम अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छी एडवर्टाइजमेंट आरबीआई करती है, तो लोगों का भरोसा बैंकों पर बढ़ता है। नहीं तो हर व्यक्ति को लगेगा कि ये जो बैंकें हैं ये हमारा पैसा नीरव मोदी को दे देंगी, हमारा पैसा विजय माल्या साहब को दे देंगी और बाद में हमें ही अपने पैसे को निकालने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी। जैसा आप देखते हो कि 50,000 से ज़्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते जब वो बैंक डूब रही होती है, जैसे यस बैंक के संदर्भ में। क्लियर। तो उम्मीद है आपने आरबीआई के द्वारा उन गुणात्मक परिवर्तनों को समझ लिया
कौन कौन से, चाहे उत्पादक में कटौती दरें हों, चाहे साख का नियमन हो, चाहे चयनित साख नियंत्रण हो, चाहे रियायतों में कटौती हो, चाहे निवेश से संबंधित प्रोविजंस हो, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आपको डिटेल नहीं पढ़नी है, बस उन पॉइंट्स को आप एक जगह लिख लें और बस रिवाइज करते रहें। आपसे प्रीलिम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने आरबीआई के द्वारा मात्रात्मक तो पहले ही अध्ययन कर लिए थे पार्ट 2 में, गुणात्मक को हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया, अर्थात आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने से संबंधित हमने वो सारे प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार की पॉलिसी के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात भारत सरकार जो पॉलिसी अपनाती है वो राजकोषीय नीति क्या होती है। क्लियर? तो मिलते हैं एक नेक्स्ट नए पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।